Yes, students, welcome back. In the chapter second, microorganism, we have discussed the group of microbes, fungi, algae, bacteria, virus, and protozoa. After that, we have come on friendly microorganisms. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं और हमारे लिए फो मतलब हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमारे लिए किस तरह से ये यूजफुल हैं। दे आर यूजफुल इन मैनी वेज फॉर प्रिपेयरिंग कर्ड, चीज, ब्रेड, केक, एल्कोहल, विनेगर, एंटीबायोटिक्स, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं एंड क्लीनिंग द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो बारी बारी से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मिल्क टू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा हमें कर्ड का पोर्शन इसमें ऐड करना पड़ता है तब जाकर वो बैक्टीरिया अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और वो लिक्विड से सॉलिडिफाइड होने लगता है। आपने देखा होगा कि जो कर्ड है वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा इडली, डोसा, ढोकला, केक ये बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूजफुल रहता है, जिसमें कि जो डफ है यानी कि इसके लिए व्हाइट फ्लोर का यूज किया जाता है मोस्टली मैदा का, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है क्योंकि जो यीस्ट है इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है यीस्ट, और यीस्ट जो है एनारोबिकली रेस्पायर कर लेता है। इट मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन करने पर क्या होता है कि उस मैदा का जो साइज है यानी वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन भी करने लगता है। यीस्ट अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। कमर्शियली इसका यूज होता है एक लार्ज स्केल पर ब्रेड के प्रोडक्शन में। ब्रेड के प्रोडक्शन में यीस्ट का यूज होता है। क्या किया जाता है कि उसमें यीस्ट को ऐड किया जाता है और यीस्ट बडिंग के थ्रू अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होती है। और जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जब वो गैस बाहर निकलती है तो क्या होता है कि मैदा में छोटे छोटे से होल हो जाते हैं। आपने ब्रेड में देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे से इसमें होल होते हैं जिसकी वजह से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा है एल्कोहल प्रोडक्शन में। एल्कोहल बनाने में यूज होता है। एल्कोहल बनाने में जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने इन्वेंट की थी। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी प्रोसेस जो है एनारोबिकली होती है और इसमें जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल में, ठीक है। एल्कोहल से बहुत सारे ब्रांड हैं जैसे कि विस्की, वाइन, रम, वो सब बनाए जाते हैं। बियर भी इसी टेक्निक से बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यूजफुल पॉइंट है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज कैसे कि अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पर उसे कुछ मेडिसिन लेनी होती है और उन मेडिसिन को लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। ये मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इन एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। बैक्टीरिया और फंजाई दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मोस्टली यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसे कि साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या रहता है कि ये डिसीज फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं
उनसे फाइट करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। बेसिकली जो डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पैथोजन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का काम यह है कि वो पैथोजन्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं और पैथोजन को खत्म कर देते हैं, जिससे वो बीमारी या वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स को लेने से पहले कुछ प्रिकॉशन भी अपनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डिसीज होती है या बीमार हो जाते हैं तो अपने आप से ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें। तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या अपनाए जाते हैं कि हमेशा एंटीबायोटिक तब ही ली जाती है जब इन्फेक्शन या फीवर आ जाता है। ठीक है, अननेसेसरी हमें नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। भले ही आपको पता हो कि ये मेडिसिन किस काम में आती है, बट फिर भी उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। तीसरी बात, हमेशा एंटीबायोटिक एक प्रॉपर डोज में ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और फिर दूसरे टाइम आप उसे कम ले रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो आप जल्दी सही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर इन प्रॉपर डोज। इसकी डोज दी जाती है और उसका पूरा कोर्स किया जाता है, 2 दिन का या 3 दिन का, जितने भी दिन का वो डॉक्टर बताएगा। ठीक है, एंड दे शुड नॉट बी यूज्ड इवन आफ्टर द क्योरिंग डिसीजेस। डिसीज के ठीक होने के बाद उसको लेना बंद कर देना चाहिए। तो अगर एंटीबायोटिक्स हमने बिना किसी बीमारी के या बिना किसी इंफेक्शन के लेंगे तो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा? उससे ये हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है पैथोजन से फाइट करने की, वो पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए क्या हो जाएगी? इम्यून हो जाएगी। यानी कि फ्यूचर में जब ये पैथोजन दोबारा बॉडी में एंटर होंगे, तब इन एंटीबायोटिक्स को लेने पर वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी, यानी कि डिसीजेस से फाइट नहीं कर पाएंगी और वो डिसीज और इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में और डिसीजेस में हेल्पफुल होते हैं, बट जैसे कि कोल्ड, फ्लू यानी कि वायरस से फैलने वाली जो इन्फेक्शन और डिसीजेस होती हैं उसमें वो अपना वर्क नहीं कर पाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो हमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें कुछ फायदा नहीं करती हैं। कुछ कॉमनली यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ओके, दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर यूज्ड। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं वैक्सीन बनाने में। तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसके लिए जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको वैक्सीन्स दी जाती हैं, जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग उन पर्टिकुलर बीमारी से बचे रहें। जैसे कि बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा पोलियो के बारे में। ठीक है, पोलियो अब इंडिया में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बट इसकी वैक्सीन अभी भी दी जाती है ताकि किसी भी तरह से ये दोबारा से लोगों में ना फैले। ठीक है, तो वैक्सीन पहले तो ये है कि ये बनाई कैसे जाती हैं। जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये वैक्सीन बनाई जाती है। डेड और लेस एक्टिव डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो पहले इन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैक्सीन के साथ बॉडी में एंटर कराया जाता है, और जब ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो उन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फाइट करना शुरू कर देती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, एक तो ये इनका फंक्शन हो गया। दूसरा ये है कि वही एंटीबॉडीज अपनी रिमेम्बर कैपेसिटी से इन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद रखती हैं, जिससे कि कभी ये फ्यूचर में अगर दोबारा बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं तो उन्हें पता है कि इन्हें किस तरीके से खत्म करना है, ताकि कभी दोबारा ये फ्यूचर में आ भी जाती है बॉडी में तो अपना इन्फेक्शन
या बीमारी ना फैला सकें। ठीक है। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1798 में। ठीक है। और पोलियो, हेपेटाइटिस, इनकी वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस जो है वो हमारे लिवर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जॉन्डिस से बचा कर रखता है, पीलिया ना हो जाए। और दूसरा पोलियो, पोलियो में भी, पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, पोलियो वायरस से ये फैलता है। और क्या किया जाता है कि इन्हीं वायरस को बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज उनसे फाइट करना शुरू कर देती हैं, और इस तरीके से लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून बन जाती है, यानी कि पोलियो डिसीज उस पर्सन को फिर कभी नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या करते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। इसके लिए नाइट्रोसोमोनास, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इस तरीके से सॉइल को वो फर्टाइल बना देते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरमेंट को साफ करने के लिए, क्योंकि प्लांट की जो लीफ होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनके फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जमीन पर गिरती हैं, या फिर फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम यूज करने के लिए उनके जो पीलिंग है, छिलके हैं, उनको हम फेंक देते हैं, तो वो सॉइल में एक कम टाइम ड्यूरेशन में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी मिक्सअप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहा जाता है, और इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन केवल ऑर्गेनिक मैटर में ही होता है। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, इनमें डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। कोई भी मेटल हो या प्लास्टिक हो, ठीक है, पॉलीथीन हो या ग्लास, इनमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ओके। अब कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस के जरिए कहीं ना कहीं हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, यानी ये हमारे एनवायरमेंट को तो साफ करते ही हैं, इसके साथ ही सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि प्लांट वेस्ट में पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड कोट, इन सबको आप एक जगह इकट्ठा करके और एक गड्ढे में जब दबा देंगे तो हफ्ते भर बाद क्या होगा कि उसमें डिकम्पोजिशन से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में यूजफुल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट को साफ करने में भी हेल्पफुल होते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ दे आर एनिमी, हाउ दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके।